ये बात 2016 की है, जब मैं पटना के एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल इंटर्नशिप कर रहा था। वो अस्पताल शहर के सबसे पुराने अस्पताल में से एक था, लेकिन मैं प्राइवेसी के वजह से उसका नाम नहीं बता सकता। खैर, उसकी इमारतें इतनी पुरानी थी कि दीवारों पर जमी काई और सीलन ने जैसे अपनी पकड़ उनमें जमा ली हो। छत पर लगे पुराने पंखे जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि वो कभी भी गिर सकते हैं। और उस अस्पताल के ठीक पीछे एक अलग इमारत थी जो मुर्दा घर के लिए इस्तेमाल होता था। वो जगह हमेशा सन्नाटे में डूबी रहती थी और वहाँ के माहौल में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था, जो कि शायद उस जगह के परिस्थिति को देखकर महसूस होना लाजमी भी है। खैर, उस रात मेरी ड्यूटी मुर्दा घर में थी। ये मेरी पहली नाइट शिफ्ट थी और मुझे रात भर वहां रहना था। तब रात के करीब 8 बज रहे थे जब मैं मुर्दा घर पहुंचा। अंदर घुसते ही मुझे ठंड और नमी के साथ एक अजीब से गंध का एहसास हुआ, जो कि केमिकल और शायद सड़ी गली चीजों की एक मिली जुली महक थी। उस दौरान मैं अपने आप को ये समझा रहा था कि ये सब मेरे काम का हिस्सा है और मुझे इन सब को अजीब नहीं मानना चाहिए। वहां पर शुरुआती कुछ घंटे मैंने रिपोर्ट्स तैयार करने और कुछ पेपर वर्क में निकाल दिए। उस समय मुर्दा घर में केवल मैं था और मेरे चारों तरफ खामोशी थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज हर सेकंड के साथ और भी तेज लग रही थी। उसी बीच करीब रात के 10 बजे मुझे बाहर अपने गलियारे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हालांकि वो आवाज धीमी थी, पर मैं उसको सुनकर ही समझ पा रहा था कि ये नंगे पैरों की चलने की आवाज है। पर जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो बाहर गलियारे में कोई नहीं था, जो कि अजीब तो था ही, लेकिन मैंने ये सोचकर उसे नजरअंदाज किया कि शायद मैं उस जगह को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। उसी समय कमरे का तापमान अचानक से गिर गया था, यहाँ तक कि मेरे बाहर निकलते हुए सांसों से ठंड के मौसम जैसे धुआं भी निकलने लगा था। पल भर में ऐसे बदलाव को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देखकर मैं अपने कुर्सी पर बैठा रहा और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। फिर यूं ही काम करते करते रात के करीब 12 बजे कमरे की बत्तियां अचानक से झपकने लगी। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब अस्पताल में ऐसा हुआ हो, लेकिन उस समय वो झपकना कुछ ज्यादा ही असामान्य लग रहा था, क्योंकि ठीक उसी दौरान कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से एक धीमी सी चरमराने की आवाज आई, जैसे उसके अंदर कोई मौजूद हो। पर वो क्या हो सकता है? उस माहौल में यह मामूली से सवाल भी अब मुझे डराने लगा था। पर फिर भी मैं घबराते हुए उस अलमारी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। उसे देखकर उस दौरान मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि जब अलमारी का दरवाजा पूरा खुला तो उसके अंदर कुछ नहीं था। वहां से बस एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जो कि इतनी गंदी बदबू थी कि उस गंध में टिक पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया और ये सोचने लगा कि आखिर वो बदबू किसकी हो सकती है। अपनी कुर्सी पर बैठकर अलमारी की तरफ देखते हुए मैं यही सब सोच रहा था, लेकिन तभी मेरे टेबल पर रखे हुए फाइलों का भंडार अपने आप नीचे गिर गया, जो कि इतना अचानक से हुआ था कि मैं डर के मारे झटके से अपने कुर्सी पर से खड़ा हो गया। मैं उन फाइलों को देखते हुए डर और हैरानी के साथ अपने कुर्सी से पीछे हटने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, क्योंकि अचानक से मुझे अपने कंधे के बाएं तरफ हल्का भारीपन और बर्फ जैसा ठंड का एहसास हुआ। उस दौरान मैं पहले से ही घबराया हुआ था और उसके ऊपर से ये महसूस होने के बाद मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। पर फिर भी मैं हिम्मत करके बिना सिर हिलाए तिरछे नजरों से अपने बाएं कंधे की तरफ देखने लगा,
जो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भयानक दृश्य मैं आज भी नहीं भूला। उस दौरान मैंने वाकई में किसी का हाथ अपने कंधे पर देखा, एक ऐसा हाथ जो काला पड़ने लगा था, एकदम किसी मुर्दे के हाथ जैसा, जिसको देखते ही मैं तुरंत झटके से पीछे मुड़ा। पर वहां किसी को ना देखकर मैं डर के मारे टेबल के पास गिर गया। इन सब से मैं इतना डर चुका था कि मुझ में वहां रुकने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं बस वहां से निकलना चाहता था, जो कि मैंने किया भी। पर उस रात जो कुछ भी हुआ उसने मेरी सोचने की शक्ति को हिलाकर रख दिया। उस रात के बाद मैं कभी उस मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट के लिए नहीं गया। वो जगह भूतिया थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो घटना आज भी मेरे जहन में उतनी ही ताज़ा है जैसे ये कल ही की बात हो। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये 2018 की बात है। मेरा गांव पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के इलाके में स्थित है। उस दौरान मैं तकरीबन 24 साल का था और खेती बाड़ी और मछली पकड़ने का काम करता था। मेरा जो गांव था वो थोड़ा छोटा और सुंदरबन के दलदली इलाके के काफी करीब था। मैं अपने परिवार के साथ एक मिट्टी के बने घर में रहता था, जो गांव के दूसरे घरों की तरह ही साधारण था। मेरे माता पिता और दादाजी हमेशा मुझे जंगल के खतरों के बारे में चेतावनी देते थे, खास करके जंगली जानवरों को लेकर। पर ये जो घटना है वो उस चेतावनी को लेकर है जिसके बारे में मैंने बचपन में सुना था। मेरे दादाजी अक्सर मुझे बेगू भूत की कहानियां सुनाया करते थे। कहते थे कि ये आत्माएं उन लोगों की होती है जो बाघ का शिकार बनते हैं। मेरे दादाजी कहते थे कि ये आत्माएं कभी कभी खतरे से आगाह करती है, लेकिन कभी कभी ये लोगों को जंगल में गुमराह भी कर देती है। दादाजी की ये सब बातें बचपन में मुझे डराने के साथ साथ रोमांचित भी करती थी। पर एक दिन मेरा भी सामना उससे होगा ये मैंने नहीं सोचा था। एक दिन की बात है जब गांव के दो लोग जंगल में मछली पकड़ने गए थे, पर वो वापस नहीं लौटे। गांव छोटा होने के कारण ये खबर फैलने में ज्यादा देर नहीं लगा। उनके परिवार वाले रो रहे थे और सभी उनके खोज में जुटे हुए थे। मैं भी कुछ दोस्तों के साथ उनकी तलाश में गया हुआ था, लेकिन वो नहीं मिले। उस रात जब मैं घर लौटा तब खाना खाते हुए बातों बातों में मेरे पिताजी उन खोए हुए लोगों की और जंगलों की बातें कर रहे थे। ये कह रहे थे कि वो कितनी खतरनाक जगह है और वो केवल जंगली जानवरों तक सीमित नहीं है। उनकी आवाज में एक गंभीरता थी। उस गंभीरता के साथ उन्होंने बताया कि बचपन में उन्होंने भी ऐसी घटनाएं देखी थी। ठीक उसके कुछ दिनों के बाद मैं और मेरा दोस्त सुधीर जंगल के पास एक दलदली इलाके में मछली पकड़ने गए थे। शाम का समय था और सूरज ढलने को था। जहां हमने सही जगह देखकर मछली पकड़ने का जाल डाला और फिर इंतजार करने लगे, तभी मैंने थोड़े दूर पानी के ऊपर हल्की नीली रोशनी चमकते हुए देखी। उसको देखने के बाद तभी मैंने सुधीर की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिज्ञासा थी, ठीक मेरी तरह। इसलिए वो क्या है ये देखने के लिए हमने धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, न जाने कैसे वो रोशनी अचानक गायब हो गई और तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने दहाड़ मारी हो। इसीलिए ये सोचकर कि आसपास कोई बाघ है, मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। सुधीर ने भी डर के मारे मेरा हाथ पकड़ा और हमें वहां से भागना पड़ा। उस दौरान मेरी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कनें मानो कानों में गूंज रही थी। हालांकि गांव लौटने के बाद मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। बार बार वही रोशनी और आवाज मेरे दिमाग में घूम रही थी।
अगले दिन जब मैंने अपने पिता को ये बात बताने की कोशिश की, तब उन्होंने मुझे टोकते हुए इन बातों को भूल जाने को कहा, जो कि शायद इसलिए था ताकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर ना पड़े। जिसके ठीक कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से सुना कि जंगल में एक और व्यक्ति लापता हो गया है, जो कि दरअसल दूसरे गांव से था। जब गांव वाले उस व्यक्ति को ढूंढने गए, तब उन लोगों ने उस व्यक्ति का मृत शरीर पाया। उसके शरीर पर बाघ के पंजों के निशान थे। पहले तो हमें ये बात इस बात का इशारा लगा कि कोई बाघ हमारे गांव के आसपास से भटक रहा होगा, पर उस रात जब मैं अपने घर में था, तब मुझे बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने खिड़की से देखा तो जंगल के दिशा में हल्की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने उस दिन देखा था। उस रोशनी को दोबारा देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, इसलिए मैंने तुरंत खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद कोसों दूर थी। पर असली हैरानी की बात तो तब हुई जब उसके अगले दिन सुधीर ने मुझे बताया कि उसने भी पिछली रात एक अजीब सी रोशनी को देखा, पर वो भी घबराहट के मारे वहां नहीं गया। ये सब घटनाएं हमारे साथ क्यों हो रही थी, ये तो हमें नहीं पता था, पर इन सब से थोड़ा घबराकर हमने शाम को बाहर निकलना बंद कर दिया, और गांव के बाकी लोगों ने भी, इस डर से कि बाहर कोई बाघ घूम रहा है, जबकि असल में बाहर कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे ज्यादातर लोग सच नहीं मानते थे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के तीसरे घटना की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पसंद आएगा। ये घटना 2012 की है, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोलकाता के एक पुराने हॉस्टल में रहने गया था। मैं पहली बार अपने परिवार से दूर जा रहा था, और इसीलिए मेरे मन में उत्साह के साथ साथ थोड़ी घबराहट भी थी। हॉस्टल को लेकर मन में कई उम्मीदें थी, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, पढ़ाई और आज़ादी का एक अलग अनुभव। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ वहाँ कुछ ऐसा होगा जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। उस हॉस्टल का नाम विवेकानंद बॉयज हॉस्टल था। ये हॉस्टल कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट के पास एक पुरानी इमारत में स्थित था। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि इमारत काफी पुरानी है। दीवारों पर दरारें थी और हर जगह एक अजीब सी नमी वाली गंध थी। लेकिन हॉस्टल का स्टाफ और बाकी लड़कों ने मेरा स्वागत गर्मजोशी से किया, जिससे मेरी घबराहट थोड़ी कम हो गई। मुझे वहां पर तीसरे मंजिल पर एक कमरा दिया गया था। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन एक स्टूडेंट के रहने के लिए ठीक था। कमरे में एक खिड़की थी जो सड़क के तरफ खुलती थी। कमरे की दीवारों पर हल्के पीले रंग का पेंट था जो कई जगहों से उतर चुका था। फर्श पर पुराने टाइलें थी जो चलते समय चरमराने की आवाज करती थी। जहां मैं ये सोचकर सेटल होने लगा कि कुछ दिनों में मुझे इन सब का आदत पड़ने लगेगा, जो कि हो भी रहा था। शुरुआती कुछ दिन बड़े ही आराम से बीते। मैं कॉलेज जाने लगा, नए दोस्तों से मिला और हॉस्टल की जिंदगी का मजा लेने लगा। लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद कुछ अजीब होना शुरू हो गया। उस रात मैं पढ़ाई कर रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और हॉस्टल में लगभग सभी लड़के सो चुके थे। कमरे में गहरी खामोशी थी, बस खिड़की से आती हवा की ठंडक और दीवारों की घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे रही थी। तभी मैंने अपने कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचने की आवाजें सुनी, पर पहले तो मैंने इसे ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद वो चूहे होंगे, क्योंकि पुरानी इमारतों में चूहों का होना आम बात है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आवाजें तेज होती गई। दिन ब दिन ऐसा लगने लगा जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवारों को खरोच रहा हो। मैंने कई बार सोचा कि सफाई वाले से दीवार को चेक कराऊंगा, लेकिन जब यह हर रात होने लगा तो मेरी चिंता भी बढ़ने लगी।
एक दिन मैंने अपने दोस्तों से इसका जिक्र किया, लेकिन वो हंसने लगे और बोले कि पुराने हॉस्टल में ऐसा होता है। उनके इस बात को सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए शांत तो हो गया था, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरा मन अब भी बेचैन था। एक रात मैंने तय किया कि मैं आवाज के स्रोत का पता लगा कर रहूंगा, इसलिए मैं रात भर जागता रहा और ध्यान से उन आवाजों को सुनने की कोशिश करता रहा। दीवार की खरोंचने की वो आवाजें एक जगह पर आकर रुक रुक कर आ रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और दीवार के उस हिस्से को ध्यान से देखा। जैसे मैंने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली, मुझे वहां कुछ अजीब लगा। दीवार पर हल्की हल्की लकीरें थी, जैसे किसी ने सचमुच नाखूनों से वहां खरोंचा हो। ये देखकर मेरी धड़कनें जैसी तेज हो गई थी। उसी बीच मैंने जल्दी से खिड़की खोली ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके, लेकिन बाहर का नज़ारा तो और भी डरावना था। चारों तरफ घना अंधेरा और सड़कें सुनसान थी। उस सन्नाटे में सिर्फ कुत्ते की भौंकने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, और फिर वो रात भी बाकी रातों की तरह यूं ही गुजर गई, जबकि उस आवाज़ ने उसने अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। वो उसके बाद वाले रातों में भी सुनाई देता रहा। एक रात मैंने ध्यान से सुना तो महसूस किया कि ये आवाज दीवार के अंदर से आ रही है, जैसे कोई अंदर बंद हो और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इस एहसास से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई थी। मैंने हिम्मत करके दीवार पर हाथ रखा और एक अजीब से ठंडक को महसूस किया, और फिर पल भर में मैंने नीचे के फ्लोर पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा। पूरे हॉस्टल में तब अजीब सा सन्नाटा था, और जब मैं नीचे के मंजिल पर गया तो वहां पहुंचकर भी मुझे कोई नहीं मिला। अगले दिन मैंने वार्डन से इन सब की शिकायत की, पर जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो उन्होंने भी वही कहा जो मेरे दोस्तों ने कहा था कि ये पुरानी इमारत है, इसलिए यहाँ चूहे और दीमक वगैरह हो सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उस रात मैंने सोने की कोशिश की। लाइट्स बंद थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज अब तेज सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक वही खरोंचने की आवाज भी फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस बार ये आवाज सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि छत से भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे के ऊपर चल रहा हो। मैंने जल्दी से लाइट्स ऑन की, पर जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, आवाजें बंद हो गई। मैं कुछ देर तक चारों ओर ऐसे ही देखता रहा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं रहा, जो कि यकीन में तब बदला जब कुछ रातों बाद मैंने उसे गौर से देखा। जैसे मैंने दीवारों की तरफ देखा, मेरी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि दीवारों पर गहरी खरोंचों के निशान अपने आप उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खरोंच रही हो। उसे देखते ही मैं तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। कमरे का तापमान भी अचानक ठंडा हो गया और हवा में एक अजीब सी गंध आ गई थी। फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके दरवाजा खोला और वहां से बाहर भागा। पूरे हॉस्टल में अंधेरा था और चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा। उस सन्नाटे में मैं सीधे वार्डन के कमरे में गया और उन्हें डर से पूरी बात बता दी। वार्डन ने मेरी हालत देखकर तुरंत मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। अगले दिन जब मैं अपने पुराने कमरे में वापस सामान लेने गया तो मैंने दीवारों पर गहरी खरोंचों के निशान देखे। उनमें से एक निशान ऐसा था जो किसी अजीब सी प्रतीक जैसा लग रहा था। वही मेरा आखिरी दिन था जब मैंने उस कमरे में कदम रखा था। लेकिन आज भी जब मैं उन घटनाओं को याद करता हूँ तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। शायद से इसीलिए कि उसके पीछे का भयानक राज मैं अब भी नहीं जान पाया।
तो दोस्तों अब हम चलते हैं आज के चौथे घटना की ओर, जो कि ऐसे ही रहस्यों और डरावने पलों से भरा हुआ है। ये घटना 2018 की है। मैं अपने दोस्तों के साथ ऊटी की यात्रा पर जा रहा था। सफर के लिए हमने एक एसयूवी किराए पर ली थी। जब हमने पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर प्रवेश किया तब रात के करीब 12 या 1 बज रहे थे। रास्ते में घना कोहरा और तेज ठंड महसूस हो रही थी। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स कोहरे के बीच मुश्किल से कुछ दूरी तक ही देख पा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस गाड़ी का इंजन और पहियों की हल्की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। दिन भर के सफर के बाद हम सब बहुत ही थक चुके थे, इसलिए हम सभी जल्द से जल्द ऊटी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पर पहाड़ों की चढ़ाई के बीच अचानक हमारी गाड़ी झटके से रुक गई। गाड़ी के रुकने से हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद इंजन ज्यादा गर्म हो गया होगा, इसलिए मैं गाड़ी के बाहर निकला और गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगा। बाहर ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध मुझे महसूस हो रही थी, जैसे कहीं आसपास कुछ सड़ी हुई चीज पड़ी हो। चारों तरफ घने अंधेरे और कोहरे के वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, और कई बार चेक करने पर भी गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी नजर नहीं आ रही थी। यानी कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी अचानक बंद क्यों हुई। तभी मैंने सड़क के किनारे झाड़ियों के पीछे से हल्की सरसराहट की आवाज सुनी। उस सन्नाटे में अचानक ऐसी आवाज सुनकर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। हालांकि जब मैंने अपनी टॉर्च निकाली और झाड़ियों की तरफ रोशनी डाली तो वहां कुछ नहीं था, जैसे वो सब मेरा वहम हो। पर फिर अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा है, क्योंकि मुझे अपने कंधे पर एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। पर जैसे ही मैं पलटा वहां पहले की तरह ही कोई नहीं था, जबकि कुछ पलों के लिए मेरी रूह कांप उठी थी, क्योंकि उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई अंधे की ताकत मेरे आसपास मौजूद है। इसलिए मैं तेजी से गाड़ी की तरफ लौटा और अपने दोस्तों को आवाज लगाई। लेकिन जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि अंदर कोई भी नहीं है। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और मेरे सारे दोस्त गायब थे। मैंने उन्हें आसपास ढूंढने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने उन्हें आवाज भी लगाया, लेकिन घने अंधेरे और कोहरे के बीच मैं उन्हें कहीं भी नहीं देख पा रहा था। तभी दूर सड़क पर मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी गाड़ी करीब आ रही है। उस गाड़ी के हेडलाइट्स को धीरे धीरे करीब आता देखकर मुझे एक अलग ही राहत महसूस होने लगी, ये सोचकर कि शायद मुझे मदद मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी करीब आई मुझे महसूस हुआ कि उसके हेडलाइट्स अजीब तरह से टिमटिमा रही है, जैसे वो कोई पुरानी और खराब गाड़ी हो। हालांकि वो गाड़ी मेरे करीब आकर रुक तो गई थी, लेकिन उसमें से कोई बाहर नहीं आया। जब काफी देर तक ऐसा ही रहा तो मुझसे और रहा नहीं गया और मैं उसके अंदर झांकने लगा, क्योंकि उस समय मैं इस बात से ज्यादा घबराया हुआ था कि मेरे दोस्त गायब हैं। उस गाड़ी के अंदर झांकने पर मुझे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था, यानी कि मुझे उसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर फिर मुझे गाड़ी के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे पैर वहीं जम गए थे। और तभी अचानक गाड़ी की खिड़की पर मुझे एक चेहरा दिखाई दिया, जो दिखने में किसी औरत के जैसे लग रही थी। पर इससे पहले कि मैं उसे गौर से देख पाता, वो चेहरा पलक झपकते ही कहीं गायब हो गया, एकदम आंखों के सामने से। हालांकि मैं खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब मेरी कल्पना है, लेकिन मन ही मन में ये भी जानता था कि वहाँ कुछ तो गलत है। इसलिए मैं उसी एहसास के साथ हिम्मत जुटाकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा और किसी तरह से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। हालांकि पहली बारी में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, पर मैंने फिर कोशिश की और तब तक कोशिश की जब तक कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो गई। गाड़ी के शीशे बंद थे,
पर जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, मुझे पीछे से एक जोर की आवाज़ आई, ऐसे मानो जैसे किसी ने गाड़ी के पिछले शीशे पर जोर से हाथ मारा हो। उस जोरदार आवाज़ को सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उस पल मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया और वहाँ से तेज़ रफ्तार में निकल गया। जिसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर आज भी मुझे यकीन नहीं होता। वहाँ थोड़ी दूर जाते ही मुझे सड़क के किनारे कुछ हलचल नजर आई। जब मैंने गाड़ी धीमी की और देखा तो वहाँ मेरे दोस्त सड़क के किनारे बैठे हुए थे, जिनके चेहरे पर किसी का डर साफ झलक रहा था। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और उनके पास पहुंचा। उनसे बात की तो पता चला कि जब मैं गाड़ी के बोनट को चेक कर रहा था तब अचानक किसी ने उन्हें गाड़ी से बाहर खींच लिया था। यहाँ तक कि उनके अनुसार कोई उन्हें मेरे सामने से ही लेकर जा रहा था, पर ना तो वो मुझे दिखाई दिया और ना ही मैंने उनमें से किसी की आवाज़ सुनी जो उस समय मुझे मदद के लिए पुकार रहे थे। जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं। उन्हें जब होश आया तब वो सड़क के किनारे पड़े हुए थे। मैं जानता हूँ कि ये सब सुनने में कोई बनी बनाई बातें लग रही है, लेकिन उस रात की हर घटना, हर एक डर का पल जिसे समझाया नहीं जा सकता, वो सब हकीकत में हुआ था। खैर उसके बाद मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया और वहां से तेजी से निकल गया। उस रात हम किसी तरह से ऊटी पहुंचे, लेकिन कोई भी उस घटना के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो गंध, वो रहस्यमय गाड़ी और वो अदृश्य शक्ति, इन सब का जवाब आज तक हमें नहीं मिला। उस रात ने मेरे जीवन में डर का ऐसा अनुभव छोड़ दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि ब्रिजेश जी और उनके दोस्तों के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। खैर दोस्तों, बिना और देरी के हम चलते हैं आज के 5वें घटना की ओर, जिसमें ऐसे ही कई सारे डरावने पल शामिल हैं।